हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। तो आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है शिक्षण पद्धतियाँ या शिक्षण विधियाँ। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज शिक्षण पद्धतियाँ या शिक्षण विधियाँ। पद्धतियाँ भी इसको कर सकते हैं एकदम मेथड ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग करने का। जब टीचिंग करते हैं हम तो टीचिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, किस मेथड से हम टीचिंग करेंगे। तो इसमें मुख्यतः जो है 20 प्रकार के मेथड होते हैं। उसके नामों को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। और इस वीडियो में मैंने 20 में से 10 जो मुख्य पद्धतियां हैं शिक्षण की, वो पद्धतियों को लिया है, एक्सप्लेन किया है, और 10 जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए पहले हम नाम को जान लेते हैं कि वो 20 पद्धतियां क्या क्या हैं। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है पाठ्य पुस्तक पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। दूसरा है व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड। थर्ड है प्रयोगशाला पद्धति, लेबोरेटरी मेथड। फोर्थ है योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड। फिफ्थ है समस्या समाधान पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। छठवां है विचार विमर्श पद्धति यानी डिस्कशन मेथड। सातवां है आगमन निगमन पद्धति, सो कहते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आठवां है विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक पद्धति, इसको बोलते हैं एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। नौवां है सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलाइज रेसिएशन मेथड। 10वां है निरीक्षक अध्ययन पद्धति, सुपरवाइज एंड डायरेक्टेड स्टडी मेथड। 11वां है इकाई पद्धति, यूनिट मेथड। 12वां है अन्वेषण पद्धति, इसको नाम आपने बहुत सुना होगा, हेरिस्टिक मेथड, जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं। 13वां है कार्य निर्धारण पद्धति यानी असाइनमेंट मेथड। 14वां है सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे मेथड। 15वां है स्रोत पद्धति, सोर्स मेथड। 16वां है तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। 17वां है व्यक्ति अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। 18वां है समूह गतिशील पद्धति, ग्रुप डायनेमिक मेथड। 19वां है कहानी पद्धति, स्टोरी मेथड। और 20वां है प्रश्नोत्तर पद्धति यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। तो आइए हम इसमें से जो मुख्यतः बीएड में ज़्यादातर यूज किया जाता है और परीक्षा में भी आता है, इसमें से 10 के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, 10 पद्धतियों के बारे में, ताकि अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम आसानी से कर लेंगे, इसको आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब पहला हमारा जो पद्धति है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो इसमें क्या होता है, पाठ्य पुस्तक पद्धति को कैसे समझेंगे। बहुधा यह देखा जाता है कि भारत में समस्त शिक्षण कार्य पाठ्य पुस्तक पद्धति से किया जाता है, यानी जो भी शिक्षण कार्य हम करते हैं वो पाठ्य पुस्तक, यानी एक उसके लिए हमारा पुस्तक निर्धारित रहता है कि इस पुस्तक को हमको पढ़ाना है, इस पुस्तक से बच्चों को पढ़ाना है। परंतु यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्योंकि शिक्षण पद्धति का उपयोग पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर किया जा सकता है, यानी जो पद्धति का उपयोग करते हैं यानी शिक्षण हम देते हो तो पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर, यानी जो पाठ्य पुस्तक हमको मिलती है किसी क्लास के लिए कि इस क्लास में ये पुस्तक पढ़ानी है, तो उसी को हम क्या करते हैं उस क्लास में पढ़ाते हैं। अतः पाठ्य पुस्तक वह साधन है, इससे हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा किसी निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, यानी कोई लक्ष्य हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ दी गई हो उसको हम उस क्लास में पढ़ाकर या उसको पढ़ाकर हम एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बता सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि एक स्वतंत्र शिक्षण विधि नहीं है, स्वतंत्र शिक्षण विधि, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एक लिमिटेशन हो जाता है कि हमको ये पुस्तक में जो दिया हुआ है वही उसको अध्ययन करना है, यानी उसी को पढ़ाना है। तो यानी इसमें एक बाध्यता हो जाती है, इसलिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह साधन है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यानी कुछ हम सीखते हैं। किसके माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो पाठ्य पुस्तकों द्वारा बालक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है,
पाठ्य पुस्तकों द्वारा बालक मानव के संकलित विचारों का अध्ययन करते हैं। यानी मानव द्वारा जो संकलित विचार जो एक पुस्तक में पिरो दिया जाता है, यानी पुस्तक में लिख दिया जाता है, उसी को क्या करता है, उसी का हम अध्ययन करते हैं। यानी जो भी पुस्तक आप खरीदते हैं वो क्या है, विचारों का अध्ययन है। किसी के विचारों को लिखा गया है तो उसी का हम अध्ययन करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे पाठ्य पुस्तक पद्धति। अब आइए चलते हैं दूसरा पद्धति के बारे में देखते हैं। दूसरा है व्याख्यान पद्धति। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्याख्यान पद्धति, इसका इंग्लिश में है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, शिक्षण में इस पद्धति का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला, यानी पुराने समय से ही इसका प्रयोग देखते चले आ रहे हैं। आजकल भी भारतीय शिक्षा में उनमें इस पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रखा है। यानी इसमें भी क्या है, व्याख्यान पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याख्यान का तात्पर्य है पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से, यानी जो भी चैप्टर या जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, भाषण के रूप में। भाषण मतलब उसकी व्याख्या करके उसको पढ़ाएं। इसमें शिक्षक अपने मुख से बात कर पढ़ाता है, यानी वो बात करता है उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में, और बात करके यानी व्याख्या करके उसको पढ़ाता है। तो इसी को बोलते हैं व्याख्यान पद्धति। अब आते हैं दूसरा, प्रयोगशाला विधि। तीसरा हमारा है प्रयोगशाला विधि, यानी लेबोरेटरी मेथड। इसमें क्या होता है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रत्येक विषय के लिए अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने को बाध्य किया। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती, यानी प्रयोगशाला यानी एक लेबोरेटरी। जैसे वैज्ञानिक कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, कोई सब्जेक्ट है तो उसमें क्या करते हैं, हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो एक प्रयोगशाला यानी इसमें एक लैब रहता है जिसके माध्यम से पढ़ाते हैं। उसी प्रकार सामाजिक विषय के लिए भी आधुनिक काल की विचारधारा के अनुसार प्रयोगशाला का होना आवश्यक। यानी सामाजिक विषय का जो ज्ञान है तो आधुनिक काल की जो विचारधारा है उसके अनुसार एक प्रयोगशाला का होना भी आवश्यक है। इसके पक्ष में कहा जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, इसके पक्ष में कहा जाता है कि यदि हर विषय की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, इससे छात्रों के विषय के ऐसे आनंद के वातावरण स्थापित हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, जब हर विषय की प्रयोगशाला हम बना देंगे तो प्रयोगशाला में क्या होता है, बच्चों को एक और इंटरेस्ट, उसमें आनंद आता है उसको पढ़ने का और उसको मन करता है, जिससे वह सरलता से क्रिया द्वारा सीख सकते। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं, हम क्रिया करते हैं, यानी कुछ करके सीखते हैं। तो उसी तरह अगर हर विषयों की प्रयोगशाला बना दी जाए और उसके माध्यम से अगर शिक्षा दी जाए तो उस विषय को क्या करेगा विद्यार्थी, अच्छे ढंग से और सीखेगा उसको, ठीक है। और उसको सीखने में क्या करेगा, वो आनंद का उसको आभास होगा, यानी उसको आनंद के साथ वो सीखेगा, उसका उसमें मन लगेगा। इसीलिए ये प्रयोगशाला विधि भी क्या है, शिक्षा पद्धति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आगे चलते हैं हम अगली विधि की तरफ, है योजना विधि। यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः यह प्रयोग की जाती है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। अब वो जनरली सुनते होंगे प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। इस समय CBSE बोर्ड के स्कूलों में आप लोग देखते होंगे हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट करके लाओ। तो वही प्रोजेक्ट मतलब एक माध्यम है शिक्षा को देने का। क्या है वो प्रोजेक्ट विधि, यानी योजना विधि। अब आइए चलिए इसको देख लेते हैं। इसका निर्माण विद्यालय में परंपरागत और शुष्क वातावरण को दूर करने के लिए किया गया है। परंपरागत तो परंपरागत क्या हुआ है वातावरण, कि सीधे गए क्लास में, चाक लिया, डस्टर लिया, अपना बोर्ड है, बोर्ड पे पढ़ाते चले गए, फिर अगले दिन। यानी ये परंपरागत शिक्षा है। हम जाते हैं क्लास में, हमारे पास एक बोर्ड रहता है, चाक रहता है, डस्टर रहता है, उसका यूज़ करके हम बच्चों को लिखते हैं या पढ़ाते हैं। तो उस परंपरागतता को तोड़ते हुए और उससे शुष्क वातावरण से तात्पर्य, यहाँ देखिए लिखा हुआ शुष्क वातावरण। शुष्क वातावरण मतलब एक ही प्रक्रिया बार बार हम करते हैं। क्लास में जाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, क्लास में जाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं। वातावरण को दूर करने के लिए क्या है, इसमें छात्रों की क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण स्थान, तो इसलिए क्या किया, इस योजना का उपयोग किया गया। इसमें छात्रों की क्रियाशीलता, यानी छात्रों की क्रियाशीलता, इसमें छात्र क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। जब उनके प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको कैसे बनाया जाए उसके बारे में विचार करते हैं। इसमें शिक्षक परिस्थितियों के निर्माण करता है और मार्गदर्शक के रूप में करता है। तो शिक्षक इसमें क्या करता है, वो बता देता है कि इसको कैसे हमको बनाना है और उसका मार्गदर्शन करता है, उसको बनाने का तरीका या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का तरीका बताता है। लेकिन छात्र क्या करते हैं, इसमें पूरी तरह से क्रियाशील होकर भाग लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं।
पद्धति, ये भी एक शिक्षण विधि है, योजना विधि। अब चलते हैं, अगला है समस्या समाधान पद्धति यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आइए देख लेते हैं इसको भी। समस्या समाधान पद्धति योजना के पर्याप्त समानता रहती है। इन दोनों पद्धतियों में अंतर इस बात की, योजना पद्धति में प्रायोगिक कार्य को महत्व दिया है। योजना यानी प्रोजेक्ट मेथड में प्रायोगिक कार्य ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल देते हैं कि इसको कंप्लीट करना है। प्रायोगिक कार्य एक वास्तविक स्थिति में संपन्न किया जाता है, यानी प्रायोगिक कार्य कब संपन्न करते हैं, वास्तविक स्थिति में, रियलिटी में उसको क्या करते हैं, रियल में उसको संपन्न किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है। जबकि समस्या पद्धति में मानसिक निष्कर्षों पर अधिक बल दिया जाता है। समस्या पद्धति में क्या करते हैं, कोई समस्या है तो समस्या को मानसिक रूप से कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि योजना पद्धति में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाएं सन्निहित होती हैं। योजना पद्धति में क्या होता है, हम योजना पद्धति में शारीरिक और मानसिक यानी मानसिक तरफ से उसको करते हैं और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों तरफ से मिलकर उस पद्धति को अपनाते हैं। जबकि समस्या पद्धति में केवल मानसिक हल ही प्रदान किया जाता है। समस्या में क्या होता है, मानसिक समस्या है तो उसको सॉल्व कर देंगे, उसमें शारीरिक कोई श्रम नहीं रहता है। अब ये चलते हैं, नेक्स्ट है विचार विमर्श पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होता है, आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार बालक को निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है। यानी जब हम क्लास में जाते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, जो बालक है, विद्यार्थी है, तो उसको हम एकदम निष्क्रिय नहीं मान सकते कि उसको कुछ नहीं आता है। अब जो हम जा रहे हैं बस हम ही उसको पढ़ाएंगे, हम ही उसको सिखाएंगे, यानी उसको वरन उसको सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाने रखने पर बल दिया जाता है। बालक जिस ज्ञान को क्रिया करके प्राप्त करता है वह अस्थायी रहता है, यानी जो भी हम क्रिया करके कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, वह अस्थायी रहता है। बालक को सक्रिय बनाए रखने के लिए विभिन्न क्रियात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रियात्मक शिक्षण विधि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें से विचार विमर्श, वाद विवाद, इसमें क्या करते हैं, विचार विमर्श, वाद विवाद विधि यह शिक्षण की वह पद्धति जिसमें बालक को शिक्षक मिलजुल कर, बालक जो होता है और शिक्षण दोनों मिलजुल करके वाद विवाद करके या विचार विमर्श करके किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसका हल निकालते हैं। किसी प्रकरण या प्रश्न या समस्या के संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वतंत्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी डिस्कशन, जैसे नाम से प्रतीत होता है डिस्कशन मेथड, यानी विचार विमर्श करते हैं वाद विवाद करके। वाद विवाद मतलब किसी समस्या, किसी चीज़ के बारे में वो दूसरे से तर्क वितर्क करके, तर्क करके उसको हल को प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं विचार विमर्श पद्धति। अब आते हैं इकाई पद्धति, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इकाई पद्धति या यूनिट मेथड। शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से यूनिट शब्द का प्रयोग 1920 में होता है। इसका प्रयोग हम किया था, देखिए अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो इसमें आप ये देखिए, याद कर लीजिए कि इकाई पद्धति का इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था। इसमें आप बता सकते हैं कि क्या शब्द का प्रयोग 1920 में हुआ था। उस वक्त जब पाठचर्या में निर्माण में विषय वस्तु पर बल दिया गया, तब यूनिट को विषय वस्तु के क्षेत्र के प्रमुख अंग माना गया। यूनिट जैसे यूनिट सुनते हैं ना, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यानी जो पाठ्यचर्या यानी पाठ्य जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उसको हम यूनिट में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। से कोई पुस्तक है उसको 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यानी 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये यूनिट पद्धति का यूज़ क्यों किया जाता है, तो आइए देख लेते हैं इसके 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला है ध्यान, छात्रों के ध्यान को पाठ विषय की ओर आकर्षित करना है। क्या करता है, जब हम इसको यूनिट में बदल देंगे, यूनिट मतलब एक इकाई में अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे, तो उससे क्या होता है, छात्र उसको देख के आकर्षित होते हैं, अरे यार यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, चलो इस यूनिट को अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। तो एक ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है। दूसरा उसका क्या है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, और ये सीखने के लिए प्रेरित भी करता है कि चलो हम पहला दूसरा यूनिट अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, यानी ये एक प्रेरणा भी देता है। उसके बाद तीसरा है छात्रों को इकाई से संबंधित क्रियाओं में संलग्न करना, यानी इकाई से संबंधित, इकाई मतलब भाई यूनिट, यूनिट से संबंधित। तो कैसे संलग्न करते हैं क्रियाओं में, जैसे 4 यूनिट दे देगा, यूनिट 1 2 3 4, तो
तो हम क्या करते हैं, यूनिट के हिसाब से प्लानिंग बनाने लगते हैं स्टूडेंट कि आज यूनिट 1 पहले प्रिपेयर करना है, फिर 2 करेंगे, फिर 3 4 सारे यूनिट को बारी बारी से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो उनकी क्रियाओं में क्या करते हैं, उसको तैयारी करने में या उसको पढ़ने में संलग्न करने के लिए यूनिट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, अन्वेषण पद्धति या हेरिस्टिक मेथड। ये भी है बहुत, इसको खोज पद्धति भी कहते हैं, खोज पद्धति। अन्वेषण पद्धति या खोज पद्धति, इसके प्रतिपादक कौन थे, आर्मस्ट्रांग। ये बहुत ही देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में भी आता है, और बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकता है कि हेरिस्टिक शब्द की किस शब्द से बना है। तो ये आप लोग बता देंगे कि हेरिस्टिक हेरिस्को शब्द से बना है। ठीक है, ये यूनानी भाषा के एक हेरिस्को शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए आप लिखा है, जिसका अर्थ है टू फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं खोज करता हूँ, इसीलिए इसका नाम क्या है, खोज विधि भी इसको कहते हैं। अन्वेषण विधि, खोज विधि या हेरिस्टिक मेथड। इस प्रकार हेरिस्टिक पद्धति स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इसके नाम से ही इसको हम नाम, अगर हेरिस्टिक का अर्थ अगर समझेंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि खोज विधि। खोज विधि क्या है, स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि, यानी स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में क्या हम पढ़ते हैं, जब टीचर आपको पढ़ा देता है तो क्या करते हैं, हम खुद से करके सीखते हैं। यानी उस जो भी टीचर बताता है, अध्यापक बताता है, उसको हम खुद से करके उसको सीखते हैं। तो इस विधि से बालक के तत्वों का अध्ययन, अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। यानी वो अपने आप को अवसर देते हैं, उसको मतलब सीखते, उसने क्या सीखा, और उससे आशा की जाती है कि वो स्वयं अपने प्रयास से यंत्रों, पुस्तकों और शिक्षकों की सहायता से उनमें संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो जैसे मैंने कंप्यूटर का एक उदाहरण दिया है कि कंप्यूटर क्या, टीचर आपने पढ़ा दिया, फिर बच्चे क्या करते हैं, खुद से करके उसको सीखते हैं और टीचर की हेल्प लेते हैं। तो इस तरह के ज्ञान को हम कहते हैं, इस तरह से ज्ञान जो हम लोग अर्जित करते हैं वो होता है कौन से मेथड से, हेरिस्टिक पद्धति या अन्वेषण या खोज विधि, तीनों इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कहानी पद्धति, स्टोरी मेथड। तो ये तो बहुत आसान है, नाम से पता चल जाता है। यह विधि मौखिक प्रस्तुतिकरण का एक रूप है, मौखिक रूप से। इसमें व्याख्यान की भारतीय छात्रों को समझ किसी कहानी की विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यानी बच्चों को क्या करें, कहानी के माध्यम में किसी चीज़ की को एक कहानी के माध्यम में प्रस्तुत करके उसको पढ़ाते हैं या समझाते हैं, किया जाते हैं। व्याख्यान विधि में इस बात इसकी भी सफलता प्रस्तुतकर्ता के ऊपर भी निर्भर करते हैं, प्रस्तुतकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। यानी जो उस कहानी को कह रहा है, तो कहानी किस तरीके से कह रहा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस पर विद्यार्थी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कहानी को कहने का जो तरीका है वो कैसा है, यानी उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इसकी सफलता उस पर निर्भर करती है कि उस कहानी को कैसे, वो उस चीज़ को कहानी के रूप में कैसे बच्चों को समझाता है। तो ये हो गया आपका स्टोरी मेथड। अब लास्ट आपका है प्रश्नोत्तर पद्धति, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके में बहुविकल्पी प्रश्न इसमें भी आते हैं कि प्रश्नोत्तर पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो इसको आप बता सकते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है, सोक्राटिस जिसको कहा जाता है। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। यूनानी दार्शनिक सोक्राटिस शिक्षण की अन्य विधियों का बहिष्कार करके प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया। इन्होंने क्या किया, प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया। क्यों अपनाया इन्होंने इसलिए बताया कि इसको हम समझ लेते हैं अगले। शिक्षक प्रश्न पूछकर ही अपने पाठ को आगे बढ़ाता है और छात्रों के ज्ञान का पता लगता है। कोई तो सब शिक्षक क्लास में जाता है तो क्या करता है, तो ज़्यादातर देखते होंगे पहले वो कुछ प्रश्न पूछता है, 1-2 प्रश्न पूछता है। तो जिससे क्या होता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इस छात्र को किस स्तर का ज्ञान है, इस विषय में किस स्तर का ज्ञान है, यानी उसके पास कितना नॉलेज है। इससे हम आसानी से पता कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम उस बच्चे को उसी स्तर से हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। तो रूसो ने यहाँ कहा, रूसो की परिभाषा दी है इसके लिए कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। यानी बालक से जब हम प्रश्न पूछते हैं उसकी अपेक्षा में प्रश्न पूछे जाने से क्या करता है, वो अधिक
उसको ज्ञान अर्जित होता है। जब हम उससे प्रश्न पूछते हैं तो क्या करते हैं, उसका आंसर दे पाता है या नहीं दे पाता है, लेकिन उसको जब हम बताते हैं तो उससे वह अधिक सीख सकता है। इसको चलिए आगे चलते हैं, एक और परिभाषा समझ सकते हैं। शिक्षण का अर्थ, अब देखिए लिखा है, शिक्षण का अर्थ कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछकर मस्तिष्क को देखने, व्यवस्थित करने और कार्य करने के लिए बात करता है। जब हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, व्यवस्थित हो जाता है किसकी तरफ, उस प्रश्न की ओर व्यवस्थित कर लेता है अपने आप को, और उस प्रश्न के लिए कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी उसका आंसर वो खोजने लगता है, सर्च करने लगता है या मेमोराइज करने लगता है। तो इसलिए प्रश्न पूछ इस माध्यम से शिक्षा देना क्या बताया था, सॉक्रेटिस ने बताया था कि ये सबसे अच्छी पद्धति है, और सारे पद्धतियों को उन्होंने नकार दिया था। यानी प्रश्नोत्तर पद्धति उन्होंने बताया था कि सबसे अच्छी पद्धति है क्या है, शिक्षण देने की ये सबसे अच्छी विधि है, शिक्षण विधि है। तो ये हमारे था प्रश्नोत्तर पद्धति, ये हमारा लास्ट था 10वां। और अगला जो 10 और बचे हैं, 20 पद्धतियाँ होती हैं, तो मैं अगले वीडियो में इसको बनाऊंगा। तब जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अगला 10 फिर मैं बना दूंगा। तो जो लोग इस वीडियो को अच्छा लगा आप लोगों को, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और चैनल को शेयर करिए, ताकि और बच्चे इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आसानी से वो इस प्रश्न को सिर्फ इतना ही पढ़ करके आसानी से उसके बारे में अगर विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आता है तो आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।